इजराइल ने हमास आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दर्जनों लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे हैं। हमास के 5000 रॉकेट दागने से शुरू हुए इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अब तक 300 से ज्यादा की मौत हुई। गाजा ने इजराइल पर शनिवार को हजारों रॉकेट दागे और फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल में घुसपैठ की। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से हिंसक संघर्ष बढ़ने की घटनाओं के बीच गाजा से शनिवार को बीते दिन इजराइल पर रॉकेटों की बारिश शुरू हो गई। इससे वेस्ट बैंक में सालों में बड़ी संख्या में मौतें हुई। वेस्ट बैंक वह स्थान है जिस पर 1967 के अरब इजराइल संघर्ष के बाद इजराइल ने कब्जा कर लिया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास है। तो आइए आज हम लेजेंड्स नेवर डाई में बात करेंगे दुनिया के नक्शे में डॉट की तरह दिखने वाले एक खतरनाक देश इजराइल की। एक ऐसा देश जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा यह देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। कभी इजराइल की जगह टर्की का ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। 1948 में दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ और इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इजराइल के लिए ये एक लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले 1 साल तक ये लड़ाई चलती रही। नतीजा यह हुआ कि अरब देशों की हार हुई। इसके बाद भी खाड़ी देश लगातार हमले करते रहे, लेकिन इजराइल ने उनको हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसी ही एक घटना हुई 27 जून 1976 को। इजराइल के हवाई अड्डे से रात 11 बजे एक विमान ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए रवाना हुआ। विमान में 246 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। विमान करीब 2.5 घंटे के बाद एथेंस में उतरा। विमान जब एथेंस से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए रवाना हुआ तो आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया। आतंकवादी शुरू में विमान को लीबिया के बेनगाजी ले गए। इसके बाद आतंकवादियों ने कई अरब देशों से विमान को उतरने की अनुमति देने के लिए कहा, लेकिन किसी भी देश ने उन्हें अपने देश में उतरने की अनुमति नहीं दी। 3 जून की रात आतंकियों ने विमान को युगांडा के एंटेबे एयरबेस पर लैंड करवाया। तत्काल तानाशाह ईडी अमीन ने अपहरणकर्ताओं द्वारा मांगी गई सभी सुविधाएं उनको प्रदान करी। विमान के यहाँ उतरने के बाद सभी यात्रियों को नजदीकी टर्मिनल पर ले जाया गया। विमान अपहरण की खबर से पूरे इजराइल में सनसनी फैल गई। इजराइल की सरकार ने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख बैठक की। आतंकवादियों ने अपने सहयोगियों की रिहाई की मांग की जो इजराइल की जेलों में बंद थे। उन्होंने विदेश में अपने सहयोगियों की रिहाई समेत $5 मिलियन की भी मांग की। आतंकवादियों ने इजराइल को ऐसा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। इजराइल ने कभी भी अपने दुश्मनों के साथ समझौता नहीं किया था। इजराइल ने आतंकवादियों का ध्यान भटकाने के लिए उनके साथ बातचीत शुरू की। इसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एयरबेस के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। 30 जून को बुजुर्ग और बीमार 48 लोगों को रिहा कर दिया गया। आतंकवादियों ने गैर इजरायलियों को रिहा कर दिया। नतीजतन अब उनकी हिरासत में 116 इजरायली यात्री थे। 3 जुलाई को इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट की योजना बनाई। इस बीच मोसाद ने गैर इजरायली यात्रियों से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जिन्हें आतंकवादियों ने रिहा कर दिया था। आतंकियों की संख्या और इनके हथियारों के बारे में जानकारी हासिल की गई, जिसके बाद मोसाद को यह भी पता चला कि एंटेया एयरबेस पर एक टर्मिनल इजरायली कंपनी द्वारा बनाया गया था। ऑपरेशन में शामिल सभी कमांडो को एयरबेस का नक्शा दिया गया। 3 जुलाई को 100 कमांडो की एक इजरायली टीम ने 130 सुपर हरक्यूलिस विमानों में एंटेबे युगांडा के लिए उड़ान भरी। 2 बोइंग 707 विमान भी लिए गए थे। एक में मेडिकल ग्रुप था और दूसरा यात्रियों को ले जाने के लिए था। विमान में काले रंग की मर्सिडीज कार थी क्योंकि उस समय युगांडा के तानाशाह ईडी अमीन ने काले रंग की मर्सिडीज को यूज किया था। इजराइल ने आतंकियों और युगांडा की सेनाओं को भ्रमित करने के लिए यह योजना बनाई थी। इजरायली विमान रात्रा में एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरे। इसके बाद कमांडो मर्सिडीज कार के साथ टर्मिनल बिल्डिंग की ओर रवाना हुए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि ईडी अमीन उस समय युगांडा में नहीं थे।
हालांकि इमारत की पूरी जानकारी के साथ कमांडो जल्दी से बंधकों तक पहुंच गए। इस अभियान में 7 आतंकवादी और युगांडा के करीब 50 सैन्यकर्मी मारे गए। 3 इजरायली बंधकों की भी मौत हो गई। हालांकि कमांडो ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इजरायली कमांडो ने एयरबेस पर युगांडा के सभी लड़ाकू विमानों पर बमबारी की। इजरायली इकाई के कमांडर और वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू इस अभियान में मारे गए। मोसाद यात्रियों को घर ले आया था। इजराइल के मोसाद ने वह कर दिखाया था जो असंभव सा लग रहा था। इजराइल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वह अपने लोगों को बचाने के लिए कहां तक जा सकता है। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में मोसाद की तारीफ हुई। इसी तरह का उनका एक और ऑपरेशन था जिसको उन्होंने 2 दशकों तक चलाया और आतंकियों को दुनिया भर में ढूंढ कर मौत के घाट उतारा, जिसमें वो हर शख्स को मारने से पहले कहते थे, हम ना भूलते हैं और ना छोड़ते हैं। इस ऑपरेशन की जानकारी आपको फिर किसी और वीडियो में देंगे। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।